ये शुरू थी अभी यूपी बोर्ड के छात्र और अभी कक्षा 10वीं में पढ़ते हो और अभी चाहते हैं हिंदी में 70 में 70 नंबर पाना। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपके सामने आ गया वायरल मॉडल पेपर आ गया। देख सकते हैं हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाले। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपका भी सपना होगा हिंदी में 100 में 100 नंबर पाने का तो इसमें पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इस पेपर में आपको एमसीक्यू भी दिया गया है। जैसे आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है पूरा का पूरा एमसीक्यू यहाँ पे देख सकते हैं 9 पेज में पूरा का पूरा पेपर है। कैसे कैसे आपको प्रश्न आएगा सारा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दिया गया। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला था। पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसा पेपर आएगा, कैसे हमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना और वायरल पेपर है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अगर पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप मान के चलिए हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल टाइम को बर्बाद मत कीजिए। इस पेपर को देख लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखा रहेगा समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपको 70 का रहेगा और यहाँ पे आपको नोट लिखा रहेगा। नोट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया पहला नोट की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है उसमें से आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको निर्धारित किया गया है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। आपको लिखा गया है प्रश्न पत्र 2 खंड और खंड ब में विभाजित है। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक देखिए खंड अ लिखा गया है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा उसमें खंड ब आपको लिखा रहेगा। यहाँ पे बता रहा है कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पे क्या करना आपको भरना है। ठीक है ना। यहाँ पे जो खंड अ रहेगा इसमें आपको 20 क्या होंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। पूरा का पूरा प्रश्न हल कराने वाला हूं, बस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा खंड अ में 20 एमसीक्यू मिलेंगे तो पूरा का पूरा ऐसे ही क्या होंगे आपको प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे एक एक प्रश्न का आपको समझिएगा। उसके बाद से लिखा हुआ जो खंड ब होगा 50 अंक का रहेगा, वर्णात्मक प्रश्न आएंगे तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खंड अ के प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खंड अ में आपको पहला प्रश्न हमारा क्या है, एमसीक्यू है। मतलब आपको 20 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या किया, वायरल पेपर का सोल्यूशन कराया। तो बिल्कुल वायरल पेपर ऐसे ही पेपर आपको सामने आने वाला है। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है और ऐसे ही क्या करना आपको हिंदी की तैयारी करना है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, 1 नंबर का प्रश्न है कि कामायनी के लेखक हैं। आपको बताना कि जो रचना कामायनी है उसके लेखक कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया है, दूसरा आपको जयशंकर प्रसाद दिया गया है, तीसरा आपको राजेंद्र प्रसाद दिया गया और चौथा आपको लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कामायनी रचना हमारे क्या है, जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसी पे टिक कर देता हूं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, ओएमआर शीट मिलेगा। इस प्रकार आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहा कुछ इस प्रकार का ओएमआर शीट रहेगा। वहां पे क्या करना आपको गोला बना लेना है और इसको ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरा जाता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नया वीडियो भी क्या करूंगा ओएमआर शीट पे बना दूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं तुरंत का तुरंत क्या कीजिए, याद करिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं वायरल मॉडल पेपर का दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। पहला आपको दिया गया गोदान, दूसरा आपको दिया गया ममता, तीसरा आपको दिया गया इंदुमती और चौथा आपको लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानी हमारे क्या है, गोदान है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया वायरल मॉडल पेपर का जो तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है। आपको बताना कि जो सरस्वती पत्रिका है वो किस युग की पत्रिका है। पहला आपको दिया गया छायावादी, दूसरा आपको दिया गया द्विवेदी युग। आगे आपको कुछ और भी ऑप्शन देगा, मतलब 2 ऑप्शन और देगा, लेकिन यहाँ पे मैं सही विकल्प आपको बता देता हूं। यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा। यानी जो हमारा सरस्वती पत्रिका है वो किस युग की हमारा मतलब पत्रिका है, द्विवेदी युग का है। चलिए आगे मैं आपको 2 ऑप्शन और भी दिखा देता हूं और पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको हिंदी में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है और जिनको भी पीडीएफ चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे ग्रुप को, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। आपको वहां पे क्या होगा, वायरल पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी पीडीएफ मिल जाएगा। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। तो और ऑप्शन आपको दिया गया था, आपको ग नंबर दिया गया था प्रगतिवादी युग और यहाँ पे ग दिया था इनमें से कोई नहीं। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था हमारा द्विवेदी युग था, तो उसको मैंने टिक लगा दिया है। यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल इसको पूछा जाता है। प्रश्न दिया गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। आपको बताना भाई जो शुक्ल युग है उसका समय अवधि क्या है। पहला आपको ऑप्शन दिया 1936 से 1900
1943 तक। दूसरा आपको दिया गया 1919 से 1938 तक। तीसरा आपको दिया गया 1900 से 1918 तक और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा, जो द्विवेदी युग का समय अवधि है हमारा ख वाला हो जाएगा 1919 से 1938 तक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है भैया, चिंतामणि के लेखक हैं, आपको बताना कि चिंतामणि रचना उसके लेखक कौन है। आपको देखिए क नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है पुरुषोत्तम दास टंडन, ख नंबर आपको दिया गया है मदन मोहन मालवीय और ग नंबर आपको दिया गया है श्याम सुंदर दास और घ आपको दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी जानते हैं जो चिंतामणि है उसके लेखक हमारे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। प्रश्न पूछ रहा है क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि क्या भूलू क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपको बताना है किस विधा में लिखी गई है। पहला आपको दिया गया है निबंध, दूसरा आपको दिया गया है कहानी, तीसरा आपको दिया गया आत्मकथा, चौथा आपको दिया गया है जीवनी। जानते हैं कि यह क्या एक आत्मकथा है, तो हमारा गौवल ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको याद रखना है कि क्या भूलू क्या याद करूं एक प्रकार का क्या है, आत्मकथा है। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वायरल पेपर है, तो पूरा का पूरा आपको ध्यान से देखना है। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो आधुनिक काल की नहीं है, ठीक है ना। पहला आपको दिया गया है देश प्रेम की भावना, दूसरा आपको दिया गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तीसरा आपको दिया गया जीवन के यथार्थ का चित्रण और चौथा आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए देश प्रेम की भावना, जीवन के यथार्थ का चित्रण हमारा क्या है, आधुनिक काल की विशेषता है, लेकिन आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है वो हमारा क्या है, आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। तो हमारा ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान से आपको देखना और बिल्कुल इसको तैयार रखना है। प्रश्न बोल रहा है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। आपको बताना है भैया जो कलम की सिपाही रचना है वो किसकी रचना है। पहला आपको दिया गया ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपको दिया गया मोहन राकेश, तीसरा आपको दिया गया अमृत राय और चौथा आपको दिया गया गुलाब राय। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कलम का सिपाही वो किसकी रचना है। ये जो रचना हमारा क्या अमृत राय की रचना है। तो यहाँ पे गौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो वीडियो को जो लोग स्किप करेंगे उनको 70 में 70 नंबर नहीं मिलेगा। जिनको भी 70 में 70 नंबर पाना है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पहला वायरल पेपर है, आपको क्या किया जाएगा, प्रत्येक विषय का कम से कम 7 सेट क्या किया जाएगा, वायरल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको हर तरह से 70 में 70 नंबर मिल सके। और भी स्टूडेंट का सपना है बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% से ऊपर नंबर पाने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और हमारे ग्रुप में बने रहेगा ताकि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोट मिल सके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का और वायरल पेपर का। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है 9 नंबर का प्रश्न, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। आपको बताना है भैया जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया द्विवेदी युग की, दूसरा आपको दिया गया भारतेंदु युग की, तीसरा आपको दिया गया प्रगतिवादी युग की, चौथा आपको दिया गया छायावादी युग की। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रिय प्रवास है वो हमारा जो रचना है वो क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। तो यहाँ पे कॉमन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है, आप सभी को याद रखना है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया। आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, मतलब को लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा आपको लिखा गया उदय शंकर भट्ट, तीसरा आपको लिखा गया है विष्णु प्रभाकर और चौथा आपको लिखा गया है राम कुमार वर्मा। तो आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है, तो राम कुमार वर्मा को माना जाता है। तो गौल आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न आपको करा दिए, बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए 10 और प्रश्नों को कराते हैं। पूरा का पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आने वाला है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले, ताकि वो भी क्या कर सके, हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पा सके। तो चलिए आपके सामने आ गया 11 नंबर का प्रश्न। आपके सामने 11 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी हास्य रस आपको दे देता है, कभी कभी करुण रस दे देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न की करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना भैया जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है। पहला आपको दिया गया है सुख, दूसरा आपको दिया गया रति और तीसरा आपको दिया गया हास्य और चौथा आपको लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो करुण रस होता है उसका जो अस्थायी भाव हमारा होता है क्या होता है, शोक होता है और हास्य रस का हास्य होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, करुण रस वाला भी कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी हास्य रस भी पूछ लेता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति आपको दिया गया इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया उपमा, दूसरा आपको रूपक दिया गया है, तीसरा श्लेष दिया गया और चौथा इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो यहाँ पे याद रखिए जो पंक्ति आपको दिया गया है इसमें जो हमारा अलंकार है उपमा अलंकार है, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 13 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आग का तत्सम है। आपको क ऑप्शन में आग दिया गया है, ख में अग्नि दिया गया है और गौ में आपको आग दिया गया है और यहाँ पे घ में अग्नि दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आग होता है उसका जो तत्सम रूप होता है, शुद्ध जो हमारा रूप होता है क्या होता है, अग्नि होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न मैंने करा दिया। अब आपके सामने 14 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं और यहाँ पे 15 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल जब आप वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि बिल्कुल क्या है, वायरल पेपर है और ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। बिल्कुल इन प्रश्नों को स्किप आपको नहीं करना है। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि कमल का परिवाची शब्द है। आपको बताना है भाई जो कमल होता है उसका परिवाची शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन में आपको जलद दिया गया है, दूसरा में आपको कुसुम दिया गया है, तीसरा में आपको पावक दिया गया है, चौथा में इनमें से कोई नहीं लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा पावक होता है आई थिंक आग का होता है, कुसुम हमारा फूल का होता है, लेकिन जलज हमारा क्या होता है, कमल का परिवाची शब्द होता है। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि दोहा का उल्टा होता है। आपको बताना है कि दोहा का उल्टा क्या होता है। पहला आपको दिया गया है रोला, दूसरा आपको दिया गया है मालिनी, तीसरा आपको दिया गया है सोरठा और चौथा आपको लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो दोहा का उल्टा हमारा क्या होता है, सोरठा होता है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो अत्यधिक शब्द है उसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि होगा। क्या करना है, बताना है कि जो अत्यधिक शब्द है इसमें कौन सी संधि होगा। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है दीर्घ, दूसरा आपको दिया गया है गुण, तीसरा आपको दिया गया है यण, चौथा आपको दिया गया अयादि। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो अत्यधिक शब्द है ना इसमें क्या होता है, यण संधि होता है। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर बाय द वे हमसे किसी प्रश्न में मिस्टेक हो गया, अगर हमने आपको गलत बता दिया होगा तो मुझे आप लोग माफ कीजिएगा और सही उत्तर क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आपको बताना है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला आपको दिया गया है वी, दूसरा आपको दिया गया है मान, तीसरा आपको दिया गया अक और चौथा आपको दिया गया आ। तो आप जानते हैं कि आकर्षण शब्द में क्या है, आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे गौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो आ उपसर्ग का प्रयोग हम लोग किए हैं। ठीक है रखिएगा, कभी कभी आपसे उपसर्ग पूछता है और कभी कभी प्रत्यय पूछता है। तो उपसर्ग का मतलब जो आगे रहता है और प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में रहता है। ठीक है ना, तो सर्ग के जगह पे प्रत्यय को भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपको दिया गया कि फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। शब्द का हमें विभक्ति और वचन बताना है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाला, उपसर्ग से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विभक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सन से प्रश्न पूछा जाएगा, पर्यायवाची से प्रश्न पूछा जाएगा, तद्भव तत्सम पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, आपको अलंकार पूछा जाएगा। तो मतलब बिल्कुल वायरल पेपर ऐसे ही प्रश्न आपको आना है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को क्या करना, आपको तैयार करना है। ऐसे ही चीजों को क्या करना, आपको पढ़ना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया इसमें लिखा गया पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा में लिखा गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा में आपको लिखा गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा में आपको लिखा गया है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो आपसे शब्द क्या पूछा गया था कि फलेन शब्द का विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो याद रखना है यहाँ पे हमारे सामने क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा हमारा घ वाला हो जाएगा कि जो फलेन शब्द है वो है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं प्रत्यय से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है जो प्रत्यय होता है उसके कितने भेद होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2, दूसरा आपको दिया गया है 5 और दिया गया है 4 और यहाँ पे चौथा आपको दिया गया है 3। तो आप याद रखिएगा प्रत्यय के जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा धातु से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, लास्ट प्रश्न है एमसीक्यू का 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पठता धातु का वचन और पुरुष आपको बताना है। भैया जो पठता धातु है इसका आपको वचन और पुरुष बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा आपको दिया गया प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा आपको दिया गया उत्तम पुरुष एक वचन और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या किया 19 प्रश्न बता दिया है, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको क्या करूं यहाँ पे छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है 20 नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मतलब इसका अगर आप उत्तर जानते होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर 20 नंबर प्रश्न का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखना चाहूंगा क्या आप भी क्या है बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस है कि नहीं, आप भी चाहते हैं कि नहीं हिंदी में 70 में 70 नंबर पाना। अगर आपका सपना होगा 70 में 70 नंबर पाना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं क्या करता हूं मां सरस्वती से हमेशा ये कामना करता हूं कि हे मां सरस्वती जो भी मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका क्या कीजिएगा हिंदी
में नहीं, सभी विषयों में क्या कीजिएगा 70 में 70 नंबर दिलाइएगा और उनका बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाए 95% से ऊपर नंबर आए, ताकि वो भी अपना माता पिता का नाम रोशन कर सके और मैं भी कह पाऊंगा भाई चलिए मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंट ने क्या किया, इतना नंबर प्राप्त किया है। तो अगर आपका भी सपना होगा कि हम क्या करें बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर नंबर पाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या करेंगे मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत पे ही क्या होता है सारी चीजें डिपेंड होता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बड़ी आशा करूंगा कि सभी स्टूडेंट क्या करेंगे 20 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलिए यहाँ पे हमने खंड अ आपको बता दिया, बिल्कुल खंड अ में आपको 20 MCQ मिलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो खंड ब आएगा इसमें देखिएगा सबसे जो पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको ना मिलेगा 6 नंबर का आएगा और यहाँ पे क्या होंगे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा और यहाँ पे क्या होंगे आपको गद्यांश दिए जाएंगे, मतलब 2 आपको गद्यांश मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया गया है पहला, देख सकते हैं पहला कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है, एक ना ये मित्रता चैप्टर से लिया गया, जो पहला चैप्टर आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उससे लिया गया है। और दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे 2 देगा अथवा करके पहले का लिखिएगा चाहे दूसरे का लिखिएगा। सबसे पहले मैं प्रश्नों को बता देता हूं। पहला प्रश्न आपको दिया गया कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, यानी जो लाइन दिया गया है आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। और यहाँ पे ब पूछ रहा है कि रेखांकित अंकों की व्याख्या करना है, यहाँ पे क्या करना है रेखांकित अंकों की व्याख्या करना। अभी मैं बता देता हूं कि कौन सा पार्ट आपका रेखांकित है। आपको रेखांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या करना आपको व्याख्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तीसरा भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगले पन्ने पे आपको तीसरा प्रश्न दिया गया, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, कैसे आप लिखेंगे संदर्भ, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए बताते हैं भाई जो दिया गया गद्यांश उसको हम संदर्भ कैसे लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन नंबर डाल लेना है, जो भी गद्यांश दिया गया उसका शुरू का कुछ लाइन लिख लेना है, बीच में डैश कर देना और लास्ट का कुछ लाइन आपको क्या करना है लिख लेना है। और यहाँ पे उत्तर डाल के अ वाला लिखना है, आपको लिख देना है संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध लेखक और हिंदी साहित्य के महान निबंधकार। याद रखिएगा आपको सिंपल नहीं देना है, तो याद रखिए आपको सिंपल ये लाइन नहीं स्टार्ट करना, आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है कि प्रसिद्ध लेखक, हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, नाटककार, मतलब जैसा उनकी क्वालिटी होगा उस चीज को क्या करना ऊपर वाले लाइन में आपको मेंशन करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है क्या है, एक निबंधकार है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध लेखक एवं हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक प्रसिद्ध निबंध से लिया गया। आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जैसे जो लेखक का नाम है उसको मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया है। तो आपको कुछ इस तरह से क्या करना है, लेखक का नाम हुआ, जो आपका किताब का नाम है हिंदी है, जो हमारा गद्य खंड है, काव्य खंड है, पाठ का जो नाम है उसको क्या करना है कलर चेंज कर देना है, पूरा का पूरा नंबर मिल सके। यहाँ पे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। कुछ इस तरह से आप लिखते हैं, कुछ यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, आप ऊपर वाले लाइन में कुछ क्या करते हैं बढ़िया लिख लेते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी गद्यांश का हम किस प्रकार संदर्भ लिखेंगे। तो आपको इस प्रकार क्या करना है, संदर्भ लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा ब वाला प्रश्न दिया गया है, तो इसका दूसरा वाला जो प्रश्न दिया गया इसमें पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको रेखांकित किया रहेगा हमारे पास यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक क्या है रेखांकित है। तो आपको क्या करना है, पहले इस लाइन को पढ़ना है। जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा और उसी चीज को क्या करना आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो चलिए आप एक बार इस लाइन को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। आप मित्र से लेके आत्मबल हो तक क्या कीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं इसका व्याख्या आपको बता देता हूं कि कैसे व्याख्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको डाल देना है उत्तर नंबर ब और यहाँ पे आपको लिख लेना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। आपको एक हेडिंग बनाना है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, और इसमें आपको शुरू में कुछ आपको चीजें लिखना है। जैसे लिख देना है शुक्ल जी कहते हैं कि, चाहे लेखक कहते हैं कि, चाहे महान लेखक कहते हैं कि मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको लाइन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस लाइन में जो पहला आपको लाइन है यही चीजें आपको बताया गया है कि भाई एक मित्र का कर्तव्य होता है कि क्या करे, अपने मित्र का सहायता करे, उत्साहित करे, उसके को प्रति क्या करे, उसे जागरूक करे, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हुआ, पहले लाइन का अर्थ हो गया। अब चलिए कहा गया है कि मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्तियों को खोजना चाहिए जिसमें हमसे
में बहुत अधिक साहस और आत्मबल विद्यमान हो। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बता रहा है कि हमें वैसे मित्र को बनाना चाहिए कि जिसके अंदर क्या हो, हमसे अधिक साहस और क्या हो, आत्मबल हो। तो यही मतलब उस जो रेखांकित भाग था उसमें यही चीजें बताया गया। आप चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करना, आपको अपने भाषा में लिख लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम क्या करेंगे, इस पंक्तियों का क्या करेंगे, हम लोग व्याख्या लिखेंगे। चलिए आपके सामने एक और प्रश्न इसमें दिया जाएगा, 3 प्रश्न आपको दिया जाएगा और तीनों प्रश्न क्या होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर का आएगा। तो चलिए आपको अगला प्रश्न आपको दिखा देते हैं। इसका मतलब 100 वाला प्रश्न दिया गया है, पूछ रहा है कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताया गया है। तो जो पंक्ति आपको दिया गया है ना, तो यहाँ पे जो पंक्ति है उसी में क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। उत्तर नंबर आपको 100 डाल देना है और यहाँ पे आपको लिखना है कि मित्र के कर्तव्य है। हमसे पूछा गया ना कि मित्र के कौन कौन से कर्तव्य हैं, इसमें बताया जा रहा है कि मित्र के कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं कि उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ावा बढ़ाना कि वह अपनी साथिक का काम कर सके। देख रहे हैं, तो ये क्या है कि मित्र के क्या है कर्तव्य है इस पैसेज के अनुसार, उस हमारे गद्यांश के अनुसार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इस तरह से क्या करेंगे, तीनों चीजें लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, रेखांकित अंकों की व्याख्या लिखते हैं और जो तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 6 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आप पूरा का पूरा लिख लेंगे। चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है ना, इसमें 2 आपको दिया जाएगा पंक्ति, चाहे पहले वाले का लिखिए या दूसरे वाले का। तो चलिए यहाँ पे पहला वाला मैंने बता दिया, चलिए आपको दिखा देते हैं दूसरा वाला कौन सी पंक्ति है, आप उसको लिख लीजिएगा। मैं उसका सोल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा। चलिए आपको दूसरा वाला दिखा देता हूं कि कौन सा गद्यांश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अथवा करके आपको दिया गया है, यहाँ पे कुछ पंक्तियां आपको दिया गया, आपके सामने कुछ गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम में दूर है, ठीक है। कुछ पंक्तियां आपको लिखा गया है, यहां से आपको रेखांकित किया गया है यहां तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। मतलब 2 प्रश्न तो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, मतलब कोई भी गद्यांश आ जाए ये 2 प्रश्न सेम टू सेम आपको मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, मिलेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा आपको दिया गया कि वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय क्यों बना रहता है, इसका भी आपको उत्तर देना। तो जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर आपको निकल जाएगा। इस चैप्टर को क्या किया जाएगा, 2023 में हटा दिया गया था। 30% जब सिलेबस कम किया गया था 2023 में, तो इसको हटा दिया गया था। ये नया जो चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है, मतलब इसके पहले ये चैप्टर नहीं था, लेकिन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर को जोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका संदर्भ क्या होगा। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है भैया ये जो पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया, पाठ का क्या नाम है और उसके लेखक का नाम आपको बताना है। लेकिन याद रखिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी चैप्टर्स आपके जुड़े हैं उनको आपको ध्यान देना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं क्या करूंगा, सभी विषयों के वायरल पेपर का 7 सेट क्या करूंगा, डाल दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। चलिए तो पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया कि भाई हमारे सामने क्या आएगा, यहाँ पे हमारे सामने गद्यांश होगा, वहां पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों का उत्तर हम देंगे तो हमें 6 नंबर मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिएगा खंड ब में जो दूसरा हमें प्रश्न मिलेगा, ये प्रश्न क्या है ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है तो इसको जरूर देखिए। ये भी 6 नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले वाले में आपको गद्यांश दिया गया था, यहाँ पे आपको पदांश देगा, यानी जो कविता है उसके लाइन हमें देंगे। तो यहाँ पे गया है निम्नांकित पदांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला आपको पदांश दिया गया है, आपको अथवा करके दूसरा भी देगा। मैं पहले का आपको सोल्यूशन करा देता हूं। पहला यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कवर आपको दिया गया कि यूधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बने उपवन, सघन कुंज की छाई। तो ये सूर हमारा पंक्तियां आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यूधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ये जो हमारा पंक्ति है सूर द्वारा रचित है, मतलब जो हमारा पद है, पद शीर्षक जो हमारा है उसी से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ना यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया। देखते हैं कि पहला प्रश्न में भी और ब वाला क्या था, और उसमें क्या था, हमें संदर्भ लिखना था और ब में रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। बिल्कुल हमारा सेम टू सेम यहां पर भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं भाई कहां से कहां तक रेखांकित, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां से कहां तक रेखांकित भाग है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा छायांकित भाग है, पहला वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, आपको संदर्भ बताते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश की क्या करेंगे, आपको व्याख्या बताएंगे। उसके बाद से जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमें अलंकार बताना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके सामने क्या होगा, पदांश आएगा, आपको क्या करना है, शुरू का कुछ लाइन लिख लेना है और लास्ट वाला कुछ लाइन लिख लेना है, ताकि पता चल जाए आपने कौन सा क्या किया है, पदांश लिखा है। तो यहाँ पे आपको डाल भी लेना है उत्तर नंबर दूसरा का क, यहाँ पे डाल देना है उत्तर नंबर दूसरा का क। यहाँ पे पहला क वाला में लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखना है, आपको वैसे लिखना है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता हमारे क्या है, कवि सूरदास जी हैं। तो कुछ इस तरह से क्या करना, आपको पदांश लिख लेना है। तो कलर वगैरह भी थोड़ा से बदल लेना है, जो नाम है यहाँ पे जो हमारे कवि है उनका जो नाम है उसको कलर को चेंज कर इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, उसके बाद हमसे पूछा था कि रेखांकित अंश की क्या करना, हमें व्याख्या करना है। तो मैं इसको भी बता देता हूं। तो यह कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। यानी जब उद्धव जी आते हैं और बताते हैं कि जो ब्रजवासी है कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो उसको सुन के क्या होते हैं, उसी में खो जाते हैं। और वे उद्धव जी से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे क्या होते हैं, याद आते रहते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूं। तो यही क्या किया गया था, उस रेखांकित पंक्तियों में आपको बताया गया था। आप चाहे तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कुछ लिख के बता दिया ताकि आपको यहाँ पे हेल्प हो सके। चलिए, ग नंबर प्रश्न से पूछा गया था भैया जो उपयुक्त पंक्तियां उसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए आपको उत्तर लिख लेना है। ग नंबर आपको लिखा गया कि ब्रज विसरत वृंदावन गोकुल वन उपवन में जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, तो ये गौ वाला का उत्तर हो जाएगा। आपसे अलंकार भी पूछ सकता है, छंद भी पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछता है, तो उसको आप तैयार रखिएगा। फिलहाल जो हमारे सामने प्रश्न था उसमें अलंकार पूछा था, तो हमने आपको अलंकार बता दिया। तो चलिए, यहां पर भी क्या होगा, जो दूसरा प्रश्न आपसे क्या होगा, जो पदांश आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पर भी आपको ऑप्शन देगा, ये आपको दो पदांश देगा। आप चाहे पहले वाले को करिए चाहे दूसरे वाले को करिए। तो मैंने पहला वाला आपको बता दिया। चलिए, आपको बता देते हैं कि वायरल पेपर में दूसरा वाला किस चैप्टर का पदांश दिया गया है। खौल आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। मतलब ये आप दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। रेखांकित भाग भी आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न भी मैं बता देता हूं। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्या पूछा गया है, रेखित अंशों की व्याख्या करना। तो ये दोनों प्रश्न आपको क्या होंगे, सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तीसरा थोड़ा सा बदल सकता है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये नया वाला चैप्टर से जोड़ा गया है, याद रखिएगा। ये जो चैप्टर आपका 2023 में नहीं था, लेकिन इस बार 2024 में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। चैप्टर से जो इस बार जोड़ा गया तो उससे लिया गया है। तो मुझे तो पता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका आंसर, इसका संदर्भ मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मैं देखना चाहता हूं क्या आपकी तैयारी है कि नहीं, आप भी क्या करते हैं, इन पंक्तियों को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो पंक्तियां है किस चैप्टर से लिया गया है, और उस चैप्टर के जो हमारे क्या है पोएट है या राइटर है कौन है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन कमेंट सेक्शन में बता रहा है। चलिए, तो आपको खंड अ भी करा दिया और खंड ब का पहला वाला प्रश्न भी आपको बता दिया। इसमें हमसे क्या होगा, गद्यांश पूछा जाएगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न में हमसे क्या होगा, पदांश पूछा जाएगा, और यहां पर भी हमारा क्या होगा, 6 नंबर का होगा। तीनों में 3-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, आपको बताते हैं कि तीसरा प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका होगा स्टूडेंट, यहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ये जो प्रश्न हमारा संस्कृत के खंड से होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां देगा और पूछेगा कि इसका संदर्भ सहित आपको क्या करना, अनुवाद करना है। तो यहाँ भी देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी पहला जो प्रश्न आपका होगा संदर्भ होगा, तो संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और जब उसका हिंदी अनुवाद आप करेंगे तो वहां पे 3 नंबर मिलेगा। 3 दूध कितना हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति लिखा गया है, संस्कृत भाषा लिखा गया है, केंद्र असली अस्थिति के ना, इसको पढ़ लीजिए। तो मैं इसी का क्या कर रहा हूं, आपको संदर्भ बता रहा हूं और इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस संदर्भ मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो भी मैंने छोड़ा है उसका संदर्भ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट उनको पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे इस वीडियो को देखकर कि सर ने पहला करा दिया है दूसरा का नहीं बताया था। आप लोग सिर्फ संदर्भ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि उनका हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम पहले वाले का आपका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। एक बार पंक्तियों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको लिख देना उत्तर नंबर पहला करेंगे तो
पहला लिखिएगा, दूसरा करेंगे तो दूसरा लिखिएगा, और यहाँ पे शुरू का कुछ लाइन लिख देना है डैश डैश करके, आपको लास्ट वाला लाइन लिख देना है, और यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है संदर्भ। संदर्भ में कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, चाहे उद्धृत है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है, और यहाँ पे क्या करना है, कलर का थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो वही चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक का नाम आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको लिख देना है कि हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया, बस इसका संदर्भ हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग बना लेना है, और ये जब हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे ना तो आपको 3 नंबर और मिलेगा, टोटली आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख लिया है, आपको एक बार लाइन लगा देता हूँ, आप लाइन पढ़ लीजिए और उसके बाद से मैं इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। लिखा गया है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। पहले लाइन का ये अर्थ हो गया, इसी से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको लाइन दिखाई दे रहा है। तो जब आपके स्कूलों में या कोचिंग में क्या क्या जगह इस चैप्टर को जब पढ़ाया जाएगा ना तो पूरा का पूरा आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। मैंने वैसे सरल भाषा में लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 3 नंबर के बाद से आपको दिखाते हैं 4 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे एक पंक्ति और है जो आपको अथवा वाला दिया था ना, दूसरा वाला जो दिया था, तीसरा में जो दूसरा वाला था जिससे आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है संदर्भ, तो उसका एक लाइन और है, इसको भी आप देख लेंगे। चलिए चौथा जो प्रश्न आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आपको गद्यांश पूछा गया तो उसी प्रकार आपसे पदांश पूछेगा। मतलब संस्कृत का कुछ क्या होगा, श्लोक देगा जिसका क्या करना आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का संदर्भ पूछेगा, 3 नंबर का क्या होगा आपका हिंदी अनुवाद पूछेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 2 देगा, अथवा करके भी आपको पहला दिया गया है दूसरा दिया गया, तो आप पहला वाला लिखिए चाहे दूसरा वाला लिखिए। तो यहाँ पे आपको पहला दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, या ये आप लिख सकते हैं। या आपको दिया गया बंधनम मरणम वापी जयो वाला दिया गया, तो आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। फिलहाल मैं पहला वाला का सोल्यूशन आपको करा देता हूँ, ध्यान से आपको देख लेना है। तो वैसे क्या करना आपको डाल देना उत्तर नंबर चौथा का पहला आपको यहाँ पे आपको बताई दिया। मैंने शुरू का कुछ लाइन लिखना है डैश डैश करके, लास्ट वाला लाइन लिख लेना है, यहाँ पे हेडिंग बना लेना है संदर्भ। वैसे हमें लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक लिख लीजिए, चाहे प्रस्तुत पंक्तियां लिख लीजिए, चाहे प्रस्तुत हमारा पदांश लिख लीजिए। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ये जो पंक्ति हमारे किससे लिया गया है, जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति उससे लिया गया है। आपको संदर्भ लिख लेना है, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हेडिंग बनाना है हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद को अपनी भाषा में लिख लेना है। यहाँ पे लिखा गया कि इसका जो अर्थ होगा, आपको लाइन में यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आसान है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार क्या होता है इसको पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए तो 4 नंबर का प्रश्न मैंने आपको बता दिया बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, उसका सोल्यूशन भी मैंने करा दिया। चलिए आपके सामने बताते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या आएगा और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में, ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न सुनिए। यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए जो खंड काव्य होता है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ कुशीनगर जिले से, तो कुशीनगर जिले में जो मेरे जिले में चलता है मेवाड़ मुकुट चलता है। ये कौन सा चलता है मेरे जिले में, मेवाड़ मुकुट चलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए जैसे हमारा जो खंड काव्य इसमें प्रश्न दिया गया है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको अथवा दिया, चाहे पहला वाला करिए चाहे दूसरा वाला करिए। ठीक है ना। इसको करेंगे तो आपको क्या होगा, 3 नंबर का ये प्रश्न है, एक प्रश्न कोई करना है, 2-2 प्रश्न आपको देगा। आपको क्या करना है, देखिए लिखा गया 1 गुणे 3, मतलब एक प्रश्न करना है और एक प्रश्न में कितना नंबर आपको मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो दोनों आपको नहीं करना है, कोई एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। आपको काम क्या करना है कि आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है ना, उसके नायक का आपको चरित्र चित्रण जरूर तैयार करना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है पूछता है। और कुछ जो सर्ग हैं उनका क्या करना, आपको सारांश भी पता होना चाहिए, आपको कहानी भी पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे चल के मैं क्या करूंगा, इस पे भी क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दूंगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत सारा खंड काव्य दिया गया, आपको आगे मैं भी दिखा देता हूँ। आगे भी बहुत सारा खंड काव्य आपको दिया गया, देख सकते हैं। आगे हमारा यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं, तुमुल है, हमारा मातृभूमि है, कौन
है तो आपके जिले में जो भी होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं बता देता हूं 5 नंबर के बाद से 6 नंबर का प्रश्न क्या आएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न आपको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो प्रश्न होता है 10 नंबर का प्रश्न होता है, इसमें क होता है और ख होता है। तो क आपका 5 नंबर का होता है और ख भी आपको 5 नंबर का होता है। तो क वाले में आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, और ख वाले में मतलब 6वां का क में आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और ख में क्या करना है आपको यहाँ पे जो आपके कवि है उनका जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 का आएगा, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। जैसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वायरल पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, नहीं तो जयशंकर प्रसाद का लिखिए, नहीं तो रामधारी सिंह दिनकर का लिखिए। तो जिसका आप चाहे उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके पहले 2023 में रामधारी सिंह दिनकर को हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, एक बार लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको दिया जाएगा इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर पा सके। यहाँ पे कवियों में देखिए आपसे पूछा गया तुलसीदास का लिखिए, बिहारी जी का लिखिए, या मैथिली शरण गुप्त का लिखना, तो इनको भी शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए ये तो 6 नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में। 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने आएगा कि अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना है। मतलब 2 नंबर का है ये प्रश्न है, आपको क्या करना है, श्लोक लिखना है। तो आप 2 श्लोक तैयार कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो श्लोक दिया रहता है उसको आपको नहीं लिखना। तो 2 से 3 आप तैयार कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 श्लोक तो ऑलरेडी रहेगा, उसको छोड़ के क्या करना, आपको श्लोक लिखना है। तो कम से कम आपको 3 श्लोक पता होना चाहिए। चलिए 8 नंबर का जो प्रश्न होगा ये 4 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। मतलब आपसे 2 प्रश्नों का क्या करना, उत्तर आपको देना। आपसे 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक अभी आपको अगले पेज पे मिल जाएगा। तो 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है और आपको 4 नंबर मिलेगा। जैसे 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला आपको दिया गया कि वाराणसी कीमत प्रसिद्ध, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते ही हैं। वाला काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ रहा है कि वीरा किन पूजित, तो वीरा वीरेण पूजित, आप सभी को पता है। ये 100 वाला भी प्रश्न आपको दिया गया है। और यहाँ पे मैं इसके बाद वाला भी प्रश्न आपको दिखा देता हूं कि कौन सा आपको तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं जो चौथा प्रश्न दिया गया है 2 नंबर पूछ रहा है कि चंद्रशेखर को आसित, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बिल्कुल ध्यान से चारों प्रश्नों को तैयार करना है। कोई 2 प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में देना है। और 9 नंबर का जो प्रश्न है सबसे ज्यादा नंबर का है। 9 नंबर का प्रश्न आपको 9 नंबर का है। यहाँ पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। आपको देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। वायरल पेपर का दिया गया है कि देश प्रेम की भावना पे लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे लिख सकते हैं, विज्ञान एक वरदान पे लिख सकते हैं, बढ़ती महंगाई पे लिख सकते हैं। मतलब चारों में से कोई एक पे लिखना है। 4 आपको निबंध देगा, 4 टॉपिक आपको देगा, किसी एक टॉपिक पे क्या करना, आपको निबंध लिखना है। तो यही क्या है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बिल्कुल वायरल हमारा क्या है मॉडल पेपर। बिल्कुल ऐसे ही पेपर, बिल्कुल 100% श्योर रहिए, ऐसे ही पेपर आपके सामने आएगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी का पेपर कैसे आएगा। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जितने स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पेपर आएगा, कौन सा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा प्रश्न आएगा, उनको भी क्या हो सके, लाभ हो सके। तो अगर आपके फ्रेंड होंगे, आपके पास कोई ग्रुप होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।